हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि हम लोग DPP 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट होने वाला था, तो टेस्ट के पहले हम लोग DPP डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स DPP 1। तो DPP 1 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो DPP 1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस करवा रखा था, और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में वो आप बता दीजिएगा कि नहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं। हमारे पास है छोटा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ठोस अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में किसी पदार्थ की अस्तित्व क्या मतलब उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन की पक्षधर है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि फेवर में है। तो जायज सी बात है कि कोई अगर पदार्थ ठोस है तो वह ठोस पदार्थ जो है आपको ठोस में कब रहेगा, जब उसका तापमान जो है वो एक क्या करेंगे, कम रखेंगे, यानी कि कम तापमान पर। क्लास में क्वेश्चन बताया गया था कि कोई भी पदार्थ जो है अगर वो ठोस अवस्था में है तो ठोस में उसकी स्थिति बनी रहने के लिए उस पदार्थ का तापमान कम रखना जरूरी है, यानी कि कम तापमान जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है सब कुछ कराए गए हैं क्लास में, बस थोड़ा सा डिस्कस करना है। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा गुणधर्म नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि निश्चित और विशेषताएं, गर्मी, संलयन, ये सब की बात नहीं है। हम लोग एक छोटी सी बात यहाँ पढ़े होंगे, आइसोट्रॉपिक प्रकृति, यानी कि हम लोग पढ़े होंगे समदैशिक प्रकृति। समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस जो है उनकी जो है समदैशिक प्रकृति नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो बी इज द राइट। जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में जब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में एक अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो भाई ग्रेफाइट तो अक्रिस्टलीय ठोस है नहीं, क्रोमेलम और सिल्वर कार्बाइड ये सब है नहीं। आपको मैंने पढ़ाया है कि क्वार्ट्ज ग्लास जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे लोग कहा गया है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर वही बात हुआ कि अक्रिस्टलीय ठोस की बात अगर करें तो अक्रिस्टलीय ठोस आपका वही है जिससे हम लोग क्या, सॉरी ग्रेफाइट नहीं होगा, हीरा नहीं होगा, कांच साधारण नहीं होगा, यानी कि कांच एकदम राइट आंसर। इस तरह से बच्चे आपके पास टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सबकी DPP वगैरह आपको दी ही जा रही है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पढ़ाया है क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक यानी कि झूठा ठोस। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा कि आपको अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो झूठा ठोस के रूप में जाना जाता है। अब जैसे इसके बाद आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई देखिए पहला तो सही है, यानी कि वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तो उच्च होता है, निश्चित होता है, ऐसा मैंने लिखवाया। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के फेवर में है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चौथा जो है हमारा ऑप्शन सी, वही हमारा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है बोल रहा। तो आपका सही नहीं है वाला सही हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, परंतु क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं। तो नहीं होना ये गलत बात हुआ, और वही कथन पूछा था कि कौन आपका सही नहीं है, यानी गलत ही पूछा था क्वेश्चन, इसलिए आंसर जो है गलत हो जाएगा। जस्ट आफ्टर अगर हम बात करते हैं इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इनमें कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है, ऐसा कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कि पूछ रहे इनमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो सबसे पहला गुण आपको दिखाई दे रहा है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण,
यानी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो हैं वो आपको विषमदैशिक होते हैं, और जब प्रकृति उनकी विषमदैशिक होती है तो फिर सारे दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में वो एक समान गुण कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न दिशाओं में एक समान गुण जो है वो आपको, विभिन्न दिशाओं में एक समान गुण जो है आपको अक्रिस्टलीय दिखाते हैं। क्रिस्टलीय वाले जो हैं विषमदैशिक, यानी कि विभिन्न दिशाओं में इनके जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं, चालकता की बात करते हैं, घनत्व इत्यादि की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर अगर 8 पे हम चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अवरोधक है। अवरोधक का मतलब विरोध करने वाला, अपोज करने वाला। अवरोधक यानी कि अपोज करने वाला, विरोध करने वाला, यानी कि जो विद्युत का कुचालक हो वो क्या होगा। ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है, एल्युमिनियम भी होता है, और सिलिकॉन जो है उपधातु का है, यानी कि ट्रांजिस्टर वगैरह में भी यूज होता है, इसलिए सिलिकॉन भी सही है। तो आपका जो है ये सही होते हुए भी गलत है, लेकिन अवरोधक के रूप में डायमंड यानी कि स्टोन पत्थर जो है वो आपका अवरोधक है, विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा लिखवाया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जब हम चले तो लिखा हुआ है ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, ताप बढ़ाने से किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। सबसे पहले हमारी सवाल है कि विद्युत चालक कौन होते हैं। विद्युत चालक जो होते हैं वो आपके धातु होते हैं, और धातुओं की जो जितनी ज़्यादा, जैसे हम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में कि किसी तार की जितनी ज़्यादा लंबाई होती है उतना ही जो है उसका प्रतिरोध होता है। यानी कि मैं कहूँगा कि अगर किसी तार से विद्युत प्रवाहित हो रही है तो विद्युत ऊर्जा जो है कुछ जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि ताप में बढ़ोतरी होने से सुचालक की जो है विद्युत चालकता आपको घटती है, यानी कि कम होती है। ऑप्शन ए इज द राइट। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो आपको निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यहाँ से बात करते हैं या हम लोग एक और भी फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n माइनस 2, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे हेलोवरिक्स में, इसकी बात नहीं करनी है हमें। यहाँ जाने हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो बाबू हमारा अगर बात करा जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी को अगर हम लेते हैं तो इस सिचुएशन में हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम लोग CH3Cl को लेते हैं, CH3 लाइक दिस ऐसे अगर लेते हैं Cl, तो हम लोग देखा जाएगा कि जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है उसका आवेश और वहाँ से जो आवेशित परमाणु है उनकी जो आपको डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, आवेश और दूरी का जो गुणनफल होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग क्लासरूम में डिस्कस भी किए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। फिलहाल CH3 क्लोरोफॉर्म है जो आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है इसका ग्लास यानी कि शीशा है, तो शीशा जो है अतिसतित तलित द्रव बोला जाता है, यानी कि कांच को अतिसतित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच जो है तरल पदार्थों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए अतिसतित द्रव कहा जाता है। ये क्वेश्चन में कॉपी में ये क्वेश्चन लिखवाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है, यानी कि कौन है जो आयनिक ठोस है। तो जायज सी बात है कि जिसमें आयन होगा वो आयनिक ठोस। आयन में धन आयन और ऋण आयन यानी कि Na+ हो और Cl- हो, जहां ये दोनों आयन मिल जाएंगे यानी ठोस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट। ये आपका ऑप्शन बी हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि आपको हीरा यानी कि डायमंड, जब डायमंड की बात करते हैं हीरा तो किस प्रकार का ठोस है। तो हीरा जो है बच्चे आपका नेटवर्क ठोस है, ये पढ़ाया गया है नेटवर्क सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। 13 के बाद क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड में बोल रहा है कि धनायन और ऋणायन का समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब होता है, हम लोग बात करते हैं समन्वय संख्या जो कि क्लासरूम में डिस्कस किया गया। समन्वय संख्या का मतलब होता है निकटवर्ती
निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या, निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे जालक बिंदु हैं, तो यहाँ पे अगर Na+ है तो जस्ट यहाँ पे बगल में Cl- होगा। अब यहाँ Na+ है तो यहाँ भी जस्ट Cl- होगा। यहाँ भी Na+ है तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, यहाँ पे Na+ हो जाएगा और यहाँ पे Cl- और यहाँ पे Na+। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, देख रहे होंगे तो हमें ये दिख रहा होगा कि इसमें जो धन आयन है यानी कि यहाँ पे 4Na+ है और 4Cl- है। तो बच्चों के दिमाग में जाएगा कि लगता है कि 4 और 4 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट, लेकिन ऑप्शन सी गलत हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन सी आप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग के पास हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है अभी ये डिस्कस नहीं कर पाए हैं आगे बच्चों आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस में कि सोडियम क्लोराइड हो या जिंक ऑक्साइड हो या पोटेशियम सल्फेट हो या जो भी क्रिस्टल हैं उनकी शेप क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो सोडियम क्लोराइड NaCl है इसकी क्रिस्टल FCC होती है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, फलक केंद्रित होती है। तो फलक केंद्रित में जो आपको अवयवी कणों की संख्या होती है, वैसे भी आपको पता है कि फलक केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यानी कि 6 और 6 का आंसर यहाँ से आप बता सकते हैं कि 6/6 होगा। लेकिन अगर इन केस आपको ये अभी चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं तो लॉजिकली जो है आप ये सोचेंगे कि कोई भी एक परमाणु अपने निकटवर्ती जितने परमाणु से जुड़ा हुआ है वह उसकी समन्वय संख्या। अभी देखिए ये चीज NaCl की जो FCC क्रिस्टल वाली बात है अभी पढ़ाई नहीं गई है, अभी ये क्लास में डिस्कस करनी है। फिलहाल आपको लॉजिकली समझना है कि एक सोडियम है अपने निकटवर्ती 3 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार एक क्लोरीन परमाणु अपने निकटवर्ती कितने सोडियम परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है। यानी कि इनकी जो निकटवर्ती यानी कि जो जुड़ने की जो नजदीकी परमाणुओं की संख्या है उसे हम लोग समन्वय संख्या बोलते हैं। तो 3 और 3 का तो आएगा। अब भाई देख लीजिए इन ऊपर के जितने भी एग्जांपल है 3 और 3 का तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ ये 6 और 6 जो है इसको हम लोग अगर कॉमन आउट फिगर करते हैं तो 3 और 3 आ जाएगा और जहां से हमारा ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सही एक्सप्लेनेशन है हम लोग FCC क्रिस्टल बना करके करते हैं जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्रिस्टल्स को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगर अगली बात हम करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है, यानी कि कौन है जो धात्विक ठोस है। तो जाहिर सी बात है कि धातु जिसमें होगा वो धात्विक ठोस होगा, यानी कि धात्विक ठोस धातु और उनके मिश्रण। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन 1 to 15 जो कि DPP 1 में दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग DPP 2 को डिस्कस करेंगे। वैसे DPP 2 की जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उन सारे क्वेश्चन की जो आंसर है वो प्रैक्टिस सेट 1 में नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेट 2 में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और वो प्रैक्टिस सेट 2 जो है आपको मंडे की क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा। और बाकी हम देखते हैं कि इसको और कहाँ टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डालने लायक है तो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही हमारा समाप्त होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।